सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। जल्दी सभी स्टूडेंट्स कनेक्ट हो जाइए फास्ट। और हम थे हमारे रूल बायोमेडिकल वेस्ट रूल 2016 के ऊपर, जिसका पार्ट 1 डिस्कस कर चुके थे। आज अपना पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। जल्दी सभी स्टूडेंट्स एक बार फास्ट कनेक्ट हो जाइए, ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिएगा, फिर स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन। राइट, तो ये रूल्स हैं। इन रूल्स से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। और प्रीवियस ईयर के अगर आप क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं वेरियस स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, तो वहाँ पर भी आपको इस कोड से डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा शेड्यूल 1 अपन ने कल स्टार्ट किया था। तो शेड्यूल 1 से एक बार आपको स्टार्ट करवाते हैं। वो 4 कलर कोडिंग कंटेनर्स होते हैं, टाइप ऑफ वेस्ट और कंटेनर्स होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग उसको क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। तो उसी को अपन को यहाँ पर आज डिस्कस करना है। तो सभी स्टूडेंट्स आ चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम थे हमारे टॉपिक बायोमेडिकल वेस्ट, और इस बायोमेडिकल वेस्ट के शेड्यूल 1 को हम डिस्कस कर रहे थे। शेड्यूल 1 को हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें क्या है, कैटेगरीज है बेसिकली, जो है वो कैटेगरीज हैं। और कौन सी कैटेगरी का वेस्ट किस तरह के बिन्स में कलेक्ट किया जाता है, और बेसिकली उनका ट्रीटमेंट और प्रोसेसिंग चीज़ें क्या है, कैसे उनको ट्रीट किया जाएगा, डिस्पोज किया जाएगा। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है टाइप ऑफ वेस्ट और बेसिक उनकी कैटेगरीज। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ वेस्ट और कैटेगरीज। थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिएगा कि वो कौन सी कैटेगरी का वेस्ट है और किस टाइप का वेस्ट है ना। ये तो येलो कल अपने डिस्कस कर ही लिया था। येलो में तो इतना बताने की रिक्वायरमेंट है नहीं आपको, तो येलो अपन डिस्कस कर लिए थे। येलो में क्या क्या था आपका बताइएगा। येलो में क्या था, ह्यूमन और एनाटॉमिकल वेस्ट, और इसी के साथ साथ एनिमल और एनाटॉमिकल वेस्ट। कि ह्यूमन का एनाटॉमिकल वेस्ट मतलब उनके टिश्यू, उनके बॉडी पार्ट्स, है ना, वो सभी। तो ह्यूमन का एनाटॉमिकल वेस्ट और साथ साथ एनिमल का एनाटॉमिकल वेस्ट, मतलब कुल मिला के एनाटॉमिकल वेस्ट होगा तो वो किस बिन के अंदर जाने वाला है, येलो कलर के बिन में जाने वाला है, उसमें इसको कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, इसके बाद क्या था, सॉइल्ड वेस्ट। इसके बाद था आपका सॉइल्ड वेस्ट। सॉइल्ड वेस्ट क्या होता है, बताया था मैंने आपको कल भी कि सॉइल्ड वेस्ट का सर मीनिंग होता है, सॉइल्ड वेस्ट का मीनिंग होता है आपका सर वो वेस्ट जो कि बॉडी या ब्लड से कंटेमिनेटेड है। सॉइल्ड वेस्ट का मतलब वो आइटम्स, है ना, जो कि कंटेमिनेटेड है किससे, विद बॉडी बॉडी और ब्लड, बॉडी फ्लूइड या ब्लड से कंटेमिनेटेड है। याद रखिएगा, जैसे ड्रेसिंग्स हो गई, प्लास्टर हो गए, कॉटन स्वैब हो गया, दीज आर कंसिडर्ड एज अ सॉइल्ड वेस्ट। सॉइल्ड वेस्ट के बाद में अपन आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट है आपकी ड्रग्स, जिसके बारे में बात करी थी ना, मेडिसिन जो है, डिस्कार्डेड मेडिसिन के बारे में बात की थी अपने। तो नेक्स्ट कौन सा है इसके अंदर, येलो कंटेनर के अंदर डिस्पोज करते हैं एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन। ठीक है, लाइक एंटीबायोटिक्स, साइकोटॉक्सिक ड्रग्स, है ना, ये वर्ड आया था इसलिए। साइकोटॉक्सिक ड्रग्स किस में डिस्पोज करते थे, आप कहेंगे येलो कलर के बैग में, येलो कलर के बैग में, येलो कलर के कंटेनर में। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसी में कल मैंने बताया था कि सर साइकोटॉक्सिक ड्रग को ट्रीटमेंट क्या होता है, इंसिनरेशन किया जाता है। और कितने टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पूछा गया था ग्रेटर देन 1200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये याद रखिएगा कि टेम्परेचर और कौन सा ट्रीटमेंट किया जाएगा, इनसे मतलब बर्निंग की जाती है कुल मिला के। फिर केमिकल वेस्ट, नेक्स्ट इज केमिकल वेस्ट, केमिकल लिक्विड वेस्ट। तो केमिकल वेस्ट इसके अंदर आएगा। केमिकल लिक्विड वेस्ट जैसे एक्सरे की जो फिल्म होती है उसमें सिल्वर और का यूज़ किया जाता है ना। और जो केमिकल्स यूज़ किया जाता है फ्लोरिंग को वॉशिंग के अंदर लेबोरेटरीज में, वो केमिकल वेस्ट। फिर नेक्स्ट इज द डिस्कार्डेड लिनन्स। डिस्कार्डेड लिनन्स जो आपकी बेडिंग होती है, बेडशीट्स होते हैं, मेट्रेसेस होते हैं, जिन पर बॉडी या बॉडी फ्लूइड या ब्लड कंटेमिनेट होता है, उन सभी को येलो कलर के बीन के अंदर कंटेनर में उसको क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। यहाँ तक अपन ने कल देखा था। गुड इवनिंग सोनम, वेरी गुड इवनिंग। चलिए आगे से भी स्टूडेंट्स, तो फिर अपन आते हैं नेक्स्ट पे। येलो हो चुका है। येलो के बाद में आता है अपना रेड, है ना। रेड से भी क्वेश्चन पूछता है कि रेड कलर का कंटेनर, रेड कलर के बीन के अंदर क्या। यहाँ पर एक और रह गया, जो माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट है, मतलब लेबोरेटरी से निकलता है, माइक्रोबायोलॉजिकल या बायोटेक्नोलॉजी और क्लिनिकल लेबोरेटरी वेस्ट, दीज ऑल आर ऑल्सो कवर अंडर दी येलो कंटेनर, डिस्पोज इन द येलो कंटेनर, है ना। सभी को कलेक्ट किस में किया जाता है, येलो कंटेनर के अंदर। अब आते हैं अपन नेक्स्ट रेड, सेकंड रेड। रेड के अंदर क्या होगा कि ऐसे मटेरियल, ऐसे कंटेमिनेटेड तो होंगे, नो डाउट कंटेमिनेटेड तो होगा, क्योंकि ये बायोमेडिकल वेस्ट है। तो ये वर्ड तो एक बेसिक है, इसको नहीं पढ़ना अपने को इतना दिमाग लगा, क्योंकि ये तो अपने को पता है कंटेमिनेटेड तो वो होगा ही होगा।
तो वो कंटेमिनेटेड वेस्ट जो कैसा हो सर, जो रिसाइकलेबल हो, जिसका रिसाइकलेबल हो। ये याद रखिए क्वेश्चन पूछा गया था, कंटेमिनेटेड रिसाइकलेबल वेस्ट आर स्टोर्ड इन रेड कलर बिन्स और रेड कलर कंटेनर। अब इसमें कौन कौन सा वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम डिस्पोजेबल आइटम्स, जो भी डिस्पोजेबल आइटम्स होते हैं जैसे ट्यूबिंग्स, है ना, बॉटल चढ़ती है ना अपने को ग्लूकोज, तो ट्यूबिंग बॉटल्स, इंट्रावेनस ट्यूब्स होती है, कैथेटर्स होते हैं, यूरिन के बैग्स होते हैं, सिरिंज विदाउट निडल और फिक्स निडल, और वैक्यूनेटर्स विद ग्लव्स, है ना, ये सभी किस में आते हैं, कंटेमिनेटेड वेस्ट जो कि रिसाइकलेबल नेचर का है। रेड कलर के बिन में इसको स्टोर किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये ट्यूबिंग, बॉटल, कैथरेट, यूनियन बैग्स, ये सब कंटेमिनेटेड वेस्ट में आते हैं जो कि रिसाइकलेबल होते हैं। फिर आते हैं वाइट। वाइट के अंदर होते हैं शार्प वेस्ट। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो शार्प वेस्ट जो होते हैं वो बेसिकली किस में इंक्लूड किए जाते हैं। तो याद करिएगा, वाइट जो है उसके अंदर अपन वेस्ट शार्प, जो कि शार्प हो, जैसे निडल वगैरह हो गई, सिरिंज वगैरह हो गई, तो शार्प इंक्लूडिंग मेटल्स, जैसे निडल हो गई, सिरिंज हो गई, टिप कटर हो गए आपके, स्कैल्पलर्स होते हैं, ब्लेड्स होती हैं, है ना, ये सब किसके अंदर आते हैं, शार्प वेस्ट के अंदर। शार्प है वाइट, वाइट के अंदर। तो वो कैसा होना चाहिए, पंचर प्रूफ, लीक प्रूफ, टेम्पर प्रूफ। वो वाइट जो बैग है, एक तो होता है ट्रांसल्यूसेंट होना चाहिए, है ना, ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, ट्रांसल्यूसेंट होना चाहिए। दूसरा कि इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टी कैसे होनी चाहिए, पंचर प्रूफ। ऐसा नहीं कि वो जो शार्प वेस्ट है उनके चुभने से वो पंचर हो जाए, मतलब आपका उसमें फट जाए वो। ठीक है, लीक प्रूफ होना चाहिए कि वहां से कोई भी अगर लिक्विड वगैरह उसके अंदर है, निडल के अंदर या सिरिंज के अंदर, तो वो लीक करके फर्श पे ना आ जाए, आपके रूफ पे, है ना, फ्लोर पे ना आ जाए। टेम्पर प्रूफ, टेम्पर प्रूफ के अगर उसके ऊपर कहीं झटके से कुछ चीज़ को अपन फेंक रहे से, है ना, ग्लास की निडल सिरिंज वगैरह होती है जो अपन फेंकते हैं उसको, तो उससे वो जो है वो उसका मटेरियल जो है उसको रेजिस्ट कर पाए, टेम्पर प्रूफ होना चाहिए इम्पैक्ट से। तो व्हाइट और शार्प वेस्ट, बेसिकली याद रखिएगा शार्प वेस्ट जो किसमें होते हैं, व्हाइट कलर के कंटेनर में होते हैं। क्लियर हुआ सभी को। और अब आते हैं अपन लास्ट पे, ब्लू। ब्लू में अपन ने बताया था ग्लास वेयर, जितने भी ग्लास वेयर्स होते हैं वो ब्लू के अंदर आते हैं, है ना। तो ये ग्लास वेयर्स की कहानी आपको याद रखनी है, ग्लास वेयर्स किस में आते हैं, ब्लू में आते हैं। तो ब्लू के अंदर कौन से होंगे, जितने भी ग्लास वेयर्स है वो ब्लू के अंदर आएंगे। तो ब्रोकन और द डिस्कार्डेड एंड कंटेमिनेटेड ग्लासेस इंक्लूडिंग द मेडिसिन वाइटल्स इम्पाउल्ड एक्सेप्ट दोज कंटेमिनेटेड साइकोटॉक्सिक वेस्ट। इस साइकोटॉक्सिक वेस्ट से जो कंटेमिनेटेड उनको छोड़ के, क्योंकि वो तो किस में आ गए, येलो में आ चुके हैं। तो ग्लास वेयर जितने भी है वो किसके अंदर आएंगे, ब्लू के अंदर आएंगे। ठीक है, एक याद रखिएगा कि जब डिसइंफेक्शन किया जाता है बाय सोकिंग द वेस्ट, ग्लास वेस्ट आफ्टर क्लीनिंग विद डिटर्जेंट एंड, तो उसमें डिसइंफेक्शन के लिए डिटर्जेंट का यूज किया था, सोडियम हाइपोक्लोराइड का भी यूज किया था। ये वर्ड आते हैं कि डिसइंफेक्शन के लिए किसका यूज करते हैं, कौन सा केमिकल का यूज करते हैं, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड, और एज वेल एज दी डिटर्जेंट का यूज करते हैं। राइट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई सभी को, बताइए। यहाँ तक बात सभी को क्लियर हुई, बताइए। तो चारों तरह की कैटेगरीज थी और इन पे क्वेश्चन आते हैं। इसमें मेटेलिक बॉडी इम्प्लीमेंट्स जो होते हैं वो भी आते हैं, जैसे आपके जब रॉड वगैरह लगती है, प्लेट्स लगती है, तो उसमें जो आपके नट बोल्ट होता है, वो रॉड होती है, वो मेटेलिक बॉडी इम्प्लीमेंट भी किस में आते हैं, आपके इस ब्लू कलर के बिन में आते हैं, इस ब्लू कलर के बिन में आते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। यहाँ तक एक बार डन करिए सभी स्टूडेंट्स। अब थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ ताकि अपन को जो चारों कैटेगरीज पढ़ी है वो चारों कैटेगरीज हमें अच्छे से पता हो, है ना। एक बार डन करिएगा जितने भी स्टूडेंट्स है। क्लियर, गुड, वेरी गुड। अब देखिएगा यहाँ पर एक शॉर्ट में लिखते हैं, चार कलर कोडिंग अपन ने पढ़ी, येलो, येलो के बाद में क्या पढ़ा अपन ने, रेड, रेड के बाद क्या पढ़ा, वाइट, वो चल क्यों नहीं रही, और फिर पढ़ा अपन ने ब्लू। चार कलर कोडिंग पढ़ी हमने, रेड, व्हाइट और ब्लू। देखिएगा, ब्लू तो अभी अपन ने देखा,
ब्लू तो अभी अपन देखा जिसमें मेटेलिक बॉडी इम्प्लीमेंट्स होते हैं, वो ग्लासवेयर होते हैं। व्हाइट के अंदर पंचर प्रूफ शार्प पेस्ट होते हैं। रेड के अंदर कंटेम्परेट वेस्ट और रिसाइक्लेबल, और येलो के अंदर तो एनाटॉमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, साइकोटॉक्सिक, केमिकल वगैरह सब होते हैं। तो ये चार, इनको शॉर्ट में लिख देते हैं अपन, है ना, इन सभी को अपन शॉर्ट में लिख देते हैं कि येलो के अंदर क्या होगा, एनाटॉमिकल वेस्ट। कौन सा होगा, एनाटॉमिकल वेस्ट होगा। इसमें होगा एनाटॉमिकल, एनाटॉमिकल वेस्ट। केमिकल वेस्ट, केमिकल वेस्ट, डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड मेडिसिन, मेडिसिन या ड्रग, डिस्कार्डेड मेडिसिन या ड्रग, ठीक है। लेबोरेटरी या माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट, लेबोरेटरी वेस्ट। तो सॉइल्ड वेस्ट, SOILD, सॉइल्ड वेस्ट, ये सब इसके अंदर आते हैं। ये सभी के सभी किस में आते हैं, इसमें आते हैं। रेड के अंदर, रेड में अपन ने क्या किया था, कंटेमिनेटेड, कंटेमिनेटेड रिसाइक्लेबल वेस्ट, कंटेमिनेटेड वेस्ट और रिसाइक्लेबल, इनका रिसाइक्लेबल नेचर हो। व्हाइट के अंदर शार्प वेस्ट, शार्प वेस्ट, और ब्लू के अंदर ग्लास वेयर, ग्लास वेयर, एम्पाउल्ड आ गया, है ना। और मेटेलिक इम्प्लीमेंट, जो बॉडी पार्ट लगते हैं ना, मेटेलिक, मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट्स। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ बता दिया, बस ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि येलो में एनाटॉमिकल, चाहे वो एनिमल हो चाहे ह्यूमन हो, दोनों का एनाटॉमिकल वेस्ट, केमिकल वेस्ट, डिस्कार्डेड मेडिसिन, साइकोटॉक्सिक ड्रग्स भी इसमें आ जाएगी, लेबोरेटरी और सॉइल्ड वेस्ट। रेड में कंटेमिनेटेड वेस्ट जो कि रिसाइक्लेबल नेचर के हो, व्हाइट में शार्प वेस्ट होंगे, है ना, व्हाइट में क्या होंगे, शार्प वेस्ट होंगे। और द लास्ट वन इज द ब्लू के अंदर ग्लासवेयर होंगे, ग्लासवेयर होंगे और मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट्स होंगे। देन चलिए, जहाँ तक बताइए किसी को कोई डाउट है तो, सबसे पहले तो फिर मैं आपको और क्वेश्चन बताता हूँ। फिर मैं आपको और क्वेश्चन बताता हूँ। इंपॉर्टेंट चीजें, इनको ध्यान में रखना है आपको, मल्टीपल टाइम से पूछे जाते हैं। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन जो कि पूछा गया था, एक क्वेश्चन जो कि पूछा गया था, जो यहाँ पर देखो हाईलाइटेड हो रखा है ना, यहाँ पर एक हाईलाइटेड हो रखा होगा, आपको दिख रहा है कि डिस्पोजल बाय डीप बरियल इज परमिटेड only in rural or remote areas where there is no access to CBWTF। ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कहा जा रहा है कि सर डीप बरियल जो है ना, डेप्थ के अंदर, ये ग्राउंड लेवल है और यहाँ पर अपन ने डेप्थ के अंदर कचरे को क्या कर दिया, बरी कर दिया, दबा दिया, मिट्टी मिट्टी डाल दी ऊपर। तो डीप बरियल केवल परमिटेड है ओनली इन द रूरल और रिमोट एरियाज जहां पर कोई भी CBWTF अवेलेबल नहीं हो। कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट फैसिलिटी जब अवेलेबल नहीं होगी रूरल एरियाज में, रिमोट एरियाज में, वहां पर डीप बरियल इज द बेस्ट मेथड। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको स्टार मार्क कर देना। ये केवल सुनने से आपका काम हो जाएगा, है ना, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, सुनोगे तो भी काम हो जाएगा। याद क्या करना पड़ेगा, केवल जो डेटाज है, अदरवाइज आपको ये सुनोगे उससे ही आपका काम हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन है आपके, मैंने सारे क्वेश्चन देख रहे हैं, मुझे पता है क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। जो इंपॉर्टेंट है बस वही अपन फोकस कर रहे हैं और उसी तरह से अपन इसको स्टडी कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट करेंगे पार्ट 2 यहाँ पर है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, पांचों बातें, ये पांचों बातें आपको याद रखनी है। कहा जाता है कि सर ऑल दी
प्लास्टिक बैग्स शैल बी एज पर BIS स्टैंडर्ड, और जो प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल है उसके अकॉर्डिंग उनकी थिकनेस वगैरह होनी चाहिए। ये बेसिक सी बात है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है ये, ठीक है। और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो है उन पे एप्लीकेबल होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, केमिकल ट्रीटमेंट यूज एटलीस्ट 10% ऑफ सोडियम hypochlorite having 30% of residual chlorine for 20 minutes or other equivalent chemical reagent। तो ये 20 मिनट्स, एक तो ये बात ध्यान रखनी है, और सोडियम हाइपोक्लोराइड और रेसिडुअल क्लोरीन का यूज करते हैं, ठीक है। केमिकल ट्रीटमेंट में भी बताया था अपन ने, डिटर्जेंट हो गया, सोडियम हाइपोक्लोराइड हो गया, तो यहाँ पे पूछते हैं कि एटलीस्ट कम से कम कितना, एटलीस्ट 10% सोडियम हाइपोक्लोराइड होना चाहिए, जिसमें 30% रेसिडुअल क्लोरीन होना चाहिए 20 मिनट तक, कॉन्टेक्ट पीरियड ऑफ 20 मिनट। ये क्लोरीनेशन में पढ़ा होगा ना आपने, क्लोरीनेशन में कंसेप्ट रॉ वाटर में करते हैं ना, जो पानी पीने वाला पानी हमारे घरों तक आता है उसमें क्लोरीनेशन किया जाता है, क्लोरीन ऐड किया जाता है। उस क्लोरीनेशन में भी यही करते हैं, उसमें 10 मिनट होता है, कॉन्टैक्ट पीरियड यहाँ पर 20 मिनट्स है। म्यूटिलेशन और शेडिंग मस्ट बी टू एन एक्सटेंड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड रीयूज, ठीक है। तो ये तो बेसिक सी बात है। देयर विल बी नो केमिकल प्री ट्रीटमेंट बिफोर इंसनरेशन। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर किसी वेस्ट को बर्निंग करनी है सर आपको, तो उससे पहले आपको किसी भी केमिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि तो बर्न हो जाएगा। केमिकल ट्रीटमेंट किसका करते हैं, जिसको आपको क्या करना है, रिसाइकल करना है या किसी और तरीके से उसको डिस्पोज करना है। बर्निंग में तो कंप्लीट डिस्पोजल हो जाता है, बैक्टीरिया वैक्टीरिया सब खत्म हो जाते हैं, मटेरियल भी खत्म हो जाता है। इसलिए इंसनरेशन अगर कर रहे हैं तो उससे पहले केमिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये केवल किस में होती है, माइक्रोबायोलॉजिकल लेबोरेटरी और हाईली इन्फेक्टिशियस वेस्ट में ही क्या करना पड़ता है आपको, केमिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, प्री ट्रीटमेंट। इंसिनरेशन एशेस जो होती है, जो इंसिनरेटर से निकलती है, मेनली जो बायोमेडिकल वेस्ट की बर्निंग हो रही है, उसको डिस्पोज करना होता है आपको हैजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटी के थ्रू, ठीक है, जो कि आपके इस रूल में गिवन है, हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2008 में गिवन है। इंसिनरेशन की एशेस जो होती है, जो बायोमेडिकल वेस्ट, सभी इंसिनरेशन नहीं, अगर अगर आपका सॉलिड वेस्ट है तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो इन्फेक्टिशियस नहीं है, वो कंटेमिनेट नहीं। पर अगर बायोमेडिकल वेस्ट जो है उसको आप इंसिनरेशन कर रहे हो, तो उसको क्या करना होता है, एज अ हैजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट डिस्पोजल फैसिलिटी की तरह उसको ट्रीट करना होता है। और जितने भी गाइडलाइंस है वो हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो है उसकी फॉलो करनी है, 2008 वाली की। यहाँ तक क्लियर हो गई, ये पांचों पॉइंट बताइएगा। आज इसको भी अपन क्लियर कर देंगे ना, इसको भी अपन क्लियर कर देंगे, बायोमेडिकल वेस्ट भी आज खत्म कर देंगे। चलिए, तो ये 5 बातें याद रखनी है कि जितना भी प्लास्टिक बैग्स हैं वो सभी के सभी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, और साथ ही साथ वो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल को भी फॉलो करने चाहिए। केमिकल ट्रीटमेंट के अंदर अपन एटलीस्ट कम से कम 10% सोडियम हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन है, तो इसमें 30% रेसिडुअल क्लोरीन की एबिलिटी होनी चाहिए आफ्टर द कॉन्टैक्ट पीरियड ऑफ 20 मिनट्स। और अगर किसी वेस्ट का इंसिनरेशन कर रहे हैं, बायोमेडिकल वेस्ट का, तो उससे पहले आपको कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि आप उसको कंप्लीट बर्न करने वाले हो, तो उसमें रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अगर आप उसका फॉर्म चेंज कर रहे हो या और किसी मेथड से डिस्पोजल कर रहे हो तो करना होता है। और बेसिकली जो हाईली इन्फेक्टिशियस वेस्ट है, जैसे लेबोरेटरी वेस्ट हो गए, है ना, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट हो गया, इनका प्री ट्रीटमेंट करना होता है। और जो इंसिनरेशन के थ्रू एसेस निकलेंगी, बेसिकली जो कि बायोमेडिकल वेस्ट की बर्निंग कर रही है, उन एशेस को भी आपको क्या करना है, ध्यान में रख के, और आपको हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अकॉर्डिंग उसको डिस्पोज करना है। ये बातें आपकी क्लियर हुई यहाँ पर। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे। ये 2-3 पॉइंट और देखो, बेसिकली इंपॉर्टेंट तो वही थे, अब पढ़ ही रहे तो इसको और पढ़ लो। डेड फीटस बिलो द वायलेबिलिटी पीरियड as per the medical termination of pregnancy act 1971 can be considered as a human anatomical waste। तो ये हमें जानते हैं कि सर फीटस किस में पढ़ा था अपन ने, ये वर्ड पढ़ा था ना फीटस, ये फीटस किसके अंदर पढ़ा था, एनाटॉमिकल, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के अंदर पढ़ा था। अगर याद हो तो, नहीं भी हो तो बता देता हूँ मैं आपको, बच्चे को पता ही नहीं होगा सर कहाँ पढ़ा था, है? पता होना चाहिए भाई, पता नहीं है तो फिर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। येलो वाले कंटेनर में देखो, येलो में ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है सबसे ऊपर ऊपर, वहां पे लिखा है फीटस, ये अभी आएगा देखो, ये आ गया।
ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के अंदर देखा आपको, ह्यूमन के टिश्यूज, ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट एंड फीटस बिलो द वायलेबिलिटी पीरियड। ठीक है, तो ये किस में आते हैं, येलो, तो पढ़ चुके हैं। तो थोड़ा सा अलर्ट मोड पे रहना है अपने को, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें तो है नहीं, लिमिटेड चीज़ें हैं। तो अलर्ट मोड पर रहोगे तो चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी और हेल्पफुल रहेंगी वो आपके एग्जाम के अंदर। तो फीटस किस में आता है, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट में, तो उसका तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आगे वही सारी बातें लिख रखी जो अपन ने ऊपर पढ़ ली। हैंड ओवर दी CBWTF को हैंड ओवर करना होता है, और किसमें, येलो कलर के बैग के अंदर, येलो कलर के बैग के अंदर। साइकोटॉक्सिक ड्रग शैल नॉट बी हैंडेड ओवर टू द अनऑथराइज्ड पर्सन, पढ़ चुके हैं पहले ही। या तो सेंड बैक करते हैं मैन्युफैक्चरर को, और नेसेसरी डिस्पोजल एट अ सिंगल पॉइंट, और या फिर आप इंसनेशन कर दोगे CBTF के अंदर। और टेम्परेचर कितना होगा, ग्रेटर देन 1200 डिग्री सेल्सियस। वहीं पर मैंने आपको क्या कर दिया था, हाईलाइटेड कर दिया था, याद आ गया होगा। साइकोटॉक्सिक ड्रग के बारे में कहा था कि या तो उसको इंसनेशन कर दो या उसको हैंड ओवर कर दो, इसको जो मैन्युफैक्चरर है उसको सेंड बैक कर दो। रेसिडुअल और द डिस्कार्डेड केमिकल वेस्ट, केमिकल वेस्ट अगेन येलो कंटेनर में आता है, याद आ रहा है। साइकोटॉक्सिक ड्रग अगेन येलो कंटेनर में आती है। फीटस किस में आता है, अगेन येलो कंटेनर में आता है। ऐसे याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन है आपके। तो रेसिडुअल और डिस्कार्डेड केमिकल वेस्ट यूज्ड और डिस्कार्डेड इन्फेक्टिशियस और केमिकल स्लज, डिसइंफेक्टेंट केमिकल स्लज कैन बी डिस्पोज हैजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट डिस्पोजल फैसिलिटी के तरह से डिस्पोज करना है। The waste be sent to the hazardous waste treatment, storage and disposal facility through proper operation of CWTF and disposal facility only। तो बस इतना से याद रखिएगा, जो डिस्कार्डेड केमिकल वेस्ट है, इन्फेक्टिशियस वेस्ट है, और इनको आपको क्या करना है, हैजार्डस वेस्ट की तरह इसको ट्रीट करना है। नेक्स्ट, अब उन्हीं को ही क्या कर रखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखे, जैसे ऑन साइट प्री ट्रीटमेंट ऑफ laboratory waste, microbiological waste, blood sample, blood bags should be disinfected or sterilized as per the guidelines of WHO, है ना। तो हमें कहा सर प्री ट्रीटमेंट किसका लगता है, जो हाईली इन्फेक्टिशियस वेस्ट है, जैसे लेबोरेटरी हो गए, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट हो गए, ब्लड सैंपल, ब्लड बैग्स, इन सभी को क्या करना है, डिसइंफेक्शन स्टेरिलाइजेशन करना है बिफोर सेंडिंग टू दी CBWTF, राइट। इंस्टॉलेशन ऑफ इन हाउस इंसिनरेटर इज नॉट अलाउड, के इन हाउस इंसिनरेटर मतलब जहाँ पर वेस्ट जनरेशन होता है, जैसे हॉस्पिटल बोलूँ, बेसिकली कल भी अपन हॉस्पिटल कर रहे थे, तो उस हॉस्पिटल के अंदर इन हाउस इंसिनरेटर, वहाँ पर इंसिनरेटर नहीं लगाए जाते हैं जब तक कि वहाँ पर कोई भी कॉमन बायोफिजिकल वेस्ट फैसिलिटी अवेलेबल ना हो, तब तक, है ना। अगर वहाँ पर कोई नहीं है, नो कॉमन CBWTF 75 किलोमीटर वाला पड़ा था ना, 75 किलोमीटर के एरिया के अंदर, डिस्टेंस के अंदर, 75 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर यदि कोई भी CBWTF अवेलेबल नहीं है, तभी आप प्रेस्क्राइब अथॉरिटी से ऑथराइजेशन से आप क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी इन हाउस इंस्टॉलेटर अलाउड नहीं है। सिरिंज शुड बी आइदर म्यूटिलेट और नीडल शुड बी कट एंड स्टोर्ड इन द टेम्पर प्रूफ कंटेनर। तो बिल्कुल सिरिंज को या तो क्या करते हैं, म्यूटिलेट करके तोड़ते हैं, नीडल को कट करते हैं, स्टोर करते टेम्पर प्रूफ, लीक प्रूफ और पंचर प्रूफ कंटेनर। तो शार्प पेस्ट किस में यूज होते हैं, किसमें, अरे शार्प पेस्ट किस में होते हैं, वाइट, है ना। याद आ गया, शार्प वेस्ट वाइट, शार्प वेस्ट वाइट में यूज होते हैं, वाइट में स्टोर कर देते हैं। तो जो भी सिरेंज वगैरह है उनको, नीडल्स वगैरह उनको कट करना है, म्यूटिलेट करना है, टेम्पर प्रूफ, लीक प्रूफ और पंचर प्रूफ कंटेनर के अंदर उसको स्टोर करना है, उसे स्टोर करना है वाइट में। बिल्कुल सही है सोनम, बहुत बढ़िया। तो याद रखने अपने को, यही क्वेश्चन आते हैं बार बार। चलिए, अब लास्ट पॉइंट देखिए, फिर शेड्यूल 2 आ जाएगा। लास्ट पॉइंट है, बायोमेडिकल वेस्ट जनरेटेड इन द हाउस होल्ड ड्यूरिंग द हेल्थ केयर एक्टिविटीज शैल बी सेग्रीगेटेड एज पर दी रूल्स एंड हैंडेड ओवर इन द सेपरेट बैग्स और कंटेनर टू द म्युनिसिपल वेस्ट कलेक्टर। तो कहा जा रहा है, यदि जो बायोमेडिकल वेस्ट घरों से निकलता है उसको भी आपको अलग से स्टोर करना है भाई, ऐसा इस रूल में लिखा गया है। हाउस होल्ड्स ड्यूरिंग द हेल्थ केयर एक्टिविटीज, अगर कोई बीमार है, अपने पास कोई चोट वोट लग गई, तो अपने पास भी तो हेल्थ ये बायोमेडिकल वेस्ट होगा, उसको सेग्रीगेट करना है
एज पर दिस रूल, और उसको हैंड ओवर करना है अलग बैग में और कंटेनर में उस म्यूनसिपल वेस्ट कलेक्टर को जो सुबह गाड़ी लेने आ रही है उस पर। अर्बन लोकल बॉडीज शेल हैव टाई अप विद द CBWTF वेस्ट एंड पिक अप द वेस्ट फ्रॉम मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी और हाउस डायरेक्टली। तो ये सब चीज़ें सेकेंडरी है, पहले से याद रखिएगा। केवल कि अगर बायोमेडिकल वेस्ट जनरेशन हो रहा है हाउस होल्ड से, तो उनको भी क्या करना है, सेपरेटली उसको कलेक्ट करके और फिर उसको म्यूनिसिपल अथॉरिटी को देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है शेड्यूल 2, जितना इंपॉर्टेंट शेड्यूल 1 था उससे 10 गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शेड्यूल 2। अभी आप समझ जाओगे क्यों इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल 2 स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें स्टैंडर्ड्स फॉर द ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, ट्रीटमेंट और डिस्पोजल के स्टैंडर्ड्स इसमें गिवन है। ट्रीटमेंट और डिस्पोजल के, अगर बच्चा जो क्लास ले रहा है, रेगुलर क्लास ले रहा है, PYQ सेशन लिए थे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, याद आया सभी को। जो स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास ले रहे हैं उनको ये समझ में आया होगा, सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था इंसिनरेटर के ऊपर, टेम्परेचर पूछा गया था, प्राइमरी सेकेंडरी चैम्बर वाला, याद आया, प्राइमरी सेकेंडरी चैम्बर वाला। बताओ, बस 2 एक कोड और बचे, यहाँ पर आपका कवर हो जाएगा सिलेबस, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर इसको ध्यान से पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट भी है। बच्चे इसको हल्के में ले रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, और जो बच्चे PYQ कर रहे हैं उनको साफ दिख रहा होगा सर हाँ मल्टीपल क्वेश्चन पूछे गए, अभी तक जितने बताएं वो सारे क्वेश्चन हैं, बिल्कुल 800 डिग्री सेल्सियस प्राइमरी। चलिए, तो यहाँ पर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैंने आपका यहाँ से क्रॉप करके आपका लगाया भी था, याद हो तो आपको, किसके अंदर, PYQ सेशन के अंदर। तो यहाँ देखिए, स्टैंडर्ड फॉर इंसिनरेटर, मतलब अगर आप बर्निंग कर रहे हो किसी वेस्ट की, बायोमेडिकल वेस्ट की, तो क्या ऑपरेशन स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने हैं। पहला, कि जो कंबशन एफिशिएंसी है वो एटलीस्ट 99% होनी चाहिए, पहला क्वेश्चन। सेकंड, कंबशन एफिशिएंसी कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो परसेंटेज ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ CO2 प्लस परसेंटेज ऑफ CO। तो CO और CO2 सभी जानते हैं, इसको तो क्या बताना है, एयर पोल्यूशन पढ़ लिया होगा ना। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और CO कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2% अपॉन में CO2 प्लस CO परसेंट इंटू 100, एफिशिएंसी 100% में आती है, परसेंटेज में इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया है। एटलीस्ट 99% एफिशिएंसी होनी चाहिए। ये रहा क्वेश्चन जो आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया था, ये रहा वो क्वेश्चन PYQ के अंदर जो अपन ने देखा था, क्या था सर, ये आपके सामने थर्ड पॉइंट, टेम्परेचर पूछा गया था किसका, प्राइमरी चैम्बर का, शैल बी मिनिमम कितना 800 डिग्री सेल्सियस, और सेकेंडरी चैम्बर का बताया था 1050 प्लस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस। गैस रेजिडेंस टाइम 2 सेकेंड, एटलीस्ट 2 सेकेंड। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। मिनिमम टेम्परेचर प्राइमरी का 800, सेकेंडरी का 1050 प्लस माइनस 50 डिग्री, और गैस रेजिडेंस टाइम एटलीस्ट 2 सेकेंड, एफिशिएंसी एटलीस्ट 99%। ये सारी बातें क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है दोबारा भी अपने इस एग्जामिनेशन के अंदर भी, राइट। चलिए, अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पूछ रहा है यहाँ पर सर एमिशन स्टैंडर्ड, इसकी बात की जा रही है एमिशन स्टैंडर्ड की। तो एमिशन स्टैंडर्ड के अंदर भी मैंने बताया था एक पैरामीटर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स होने चाहिए उस इंसिनरेशन के अंदर जब गैसेस निकलती है। तो एक देखते पर्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और NO2, HCl, ये इंपॉर्टेंट, टोटल डाइऑक्सिन एंड फ्यूरांस, HG and its कंपाउंड, ये 5 चीज़ें हैं आपकी, है ना, कि जब बर्निंग होती है बायोमेडिकल वेस्ट के इंसिनरेशन के थ्रू, तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें इवॉल्व होती है, पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, NO और NO2 होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, डायोक्सिन्स और फ्यूरान्स होते हैं, HG और उसके कंपाउंड्स होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि डायोक्सिन और फ्यूरान्स का स्टैंडर्ड लिमिटिंग कंसंट्रेशन जो है वो कितनी होगी। तो 0.1 Ng पर NgTeq पर न्यूटन मीटर क्यूब, है ना, टॉक्सिक इक्विवेलेंट
बोलते हैं इसको, टॉक्सिक इक्विवेलेंट, है ना। 11% ऑफ ऑक्सीजन पे इसको चेक करते हैं ड्राई बेसिस, ये तो अपन ने कल ही पढ़ दिया था ना, करेक्टेड फॉर द 11% ऑफ ऑक्सीजन। याद रखना 0.1 Ng TEQ पर नॉर्मल मीटर क्यूब, न्यूटन मीटर क्यूब, है ना। ये डायऑक्सिन ऑफ फ्यूरान की कंसंट्रेशन चाहो तो सबकी याद कर सकते हो, पर जरूरत नहीं है। पर्टिकुलर मैटर की 550 400 होता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, 50 HCl और 0.05 Hg, 0.05 ऑफ Hg। तो बताइए, ये देखिए सभी को क्लियर हुई। पर्टिकुलर मैटर 50 है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड NO2 जो है वो आपका 400 है, और HCl जो है वो अगेन 50 है। टोटल डाइऑक्सिन ऑफ फ्यूरान 0.1 Ng TEQ टॉक्सिक इक्विवेलेंट, है ना, पर न्यूटन मीटर क्यूब, और Hg जो है वो 0.05 है। These are the parameters or standards associated with the emission standards of the incinerator। इंसिनरेटर में जो एमिशन होता है तो उनकी लिमिटिंग कंसंट्रेशन क्या है, उनके बारे में यहाँ पर बता रखा है। यहाँ से डायरेक्टली PY के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, जो अपन ने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टैक की हाइट। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, एयर पॉल्यूशन में पढ़ाया होगा आपको। मिनिमम स्टैक हाइट पूछता है ना, स्टैक हाइट पूछता है, और मिनिमम कितनी होती है, 30 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, तो मिनिमम स्टैक हाइट अगर आपसे पूछे कि कम से कम स्टैक की हाइट जो होती है वो कितनी होनी चाहिए, 30 मीटर अबव द ग्राउंड। स्टैक क्या होता है, चिमनी इसको बोलते हैं। ये पढ़ा होगा ना, एयर पोल्यूशन में स्टैक होता है, और यहाँ से निकलने वाला धुएं का पैटर्न जो होता है उसे प्लूम कहते हैं। ये और ये स्टैक है, राइट। थर्टी मीटर मिनिमम, है ना। ये अगेन उसी को ब्रीफ कर दिया वापिस। कहा जा रहा है कि सर जो एग्जिस्टिंग इंसिनरेटर है, ये अपन ने पहले ही पढ़ा कि 2 साल में उसको नोटिफिकेशन के अंदर 2 साल के अंदर अगर आउटडेटेड है उसको नया लगाना है, इंप्रूव करना है एग्जिस्टिंग इंसिनरेटर्स को। शेल कंप्लाई विद द अबव विद इन 2 पीरियड्स, जो भी ऊपर की दे रखी है लिमिट्स उनको फॉलो करना चाहिए आपका इंसिनरेटर। एग्जिस्टिंग इंसिनरेटर शेल कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ डाइऑक्सिन फ्यूरेंस ऑफ 0.1 Ng TEQ पर न्यूटन मीटर क्यूब, है ना। इसकी वैल्यू दे रखी, इतना स्टैंडर्ड से इसको फॉलो करना चाहिए इंसिनरेटर को। ऑल अपकमिंग कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी हैव इंसिनरेटर फैसिलिटी, और कैपेटिटिव इंसिनरेटर शैल कंप्लाई द स्टैंडर्ड्स। तो आप जो भी अपकमिंग CBWTF लिखेंगे वहाँ पर इंसिनरेटर फैसिलिटी होना ही चाहिए, ठीक है। और वो इस डाइऑक्सिन फ्यूरान की कंसंट्रेशन को मिनिमाइज कर सके, जो लिमिट है उसके अंदर ला सके, है ना। ये जो कि सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है, इंसिनरेटर में पूछता है सबसे ज़्यादा हार्मफुल क्या है, डाइऑक्सिन ऑफ फ्यूरेंस होते हैं। इंसिनरेटर सबसे ज़्यादा हार्मफुल क्या है, डाइऑक्सिन ऑफ फ्यूरेंस होते हैं। द एग्जिस्टिंग सेकेंडरी कंबशन चैम्बर ऑफ इंसिनरेटर्स एंड द पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस शैल बी सुटेबली रेट्रोफिटेड। कहा जा रहा है कि सर पॉल्यूशन कंट्रोलिंग डिवाइसेस भी लगाई हो गई होती है इंसिनरेटर में, ताकि इसकी कंसंट्रेशन क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। जो वेस्ट होता है इंसिनरेशन का उसको केमिकली ट्रीट नहीं करते, अभी पढ़ी लिया अपन ने, क्योंकि बर्निंग कर रहे तो फिर केमिकल का रिक्वायरमेंट नहीं है, डिसइंफेक्शन करना ही नहीं होता। वो तो अगर कोई और दूसरा मेथड अप्लाई करोगे तो डिसइंफेक्शन करना है, बिल्कुल सही है। प्लूम, हाँ, तो स्टैक जो होता है चिमनी प्लूम होती है, उसका धुएं का जो पैटर्न होता है उसको प्लूम कहते हैं। तो 30 मीटर बताइए मिनिमम कितनी होनी चाहिए सर, 30 मीटर कम से कम स्टैक की हाइट मिनिमम ग्राउंड लेवल से 30 मीटर पे होनी चाहिए। बाकी सारी बताई थी चीज़ें कि इंसिनरेटर जो है वो 2 साल के अंदर इन सभी नोटिफिकेशन में जो दे रखी स्टैंडर्ड्स उसको फॉलो करे। दूसरा, जो एग्जिस्टिंग इंसिनरेटर है उसमें ये होना चाहिए डाइऑक्सिन फ्यूरांस की लिमिट जो कंसंट्रेशन जो है वो लिमिट में होनी चाहिए। ऑल अपकमिंग CBWTF जो लग रहे हैं उसमें सभी के अंदर क्या होना चाहिए, इंसिनरेटर्स इवॉल्व होना चाहिए। पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस भी लगाई गई होती है इंसिनरेटर पर, ये भी आपको इंश्योर करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, पॉइंट E हो गया, F और G। एश फ्रॉम द इंसिनरेटर्स और बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी डिस्पोज कॉमन हैजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट। बता ही दिया था आपको कि जितनी भी एशेस निकल रही है इंसिनरेशन से, और बेसिकली किसकी बर्निंग हो रही, बायोमेडिकल वेस्ट की, तो वो भी अभी हैजार्डस है, उसको हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल के द्वारा उसको ट्रीट करना है।
ओनली लो सल्फर फ्यूल यूज में लेना है ना। ये कल भी अपन ने पढ़ा था। वहां पर शॉर्ट फॉर्म लिखी थी, यहाँ पर उसकी फुल फॉर्म लिखी है एलडी, लाइट डीजल ऑयल, एलडीओ लिखा था। एचएस, हैवी स्टॉक डीजल। सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस शुड बी यूज एज अ फ्यूल इन द इंसिनरेटर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो कौन कौन से लो सल्फर फ्यूल है जो कि यूज करेंगे। तो केवल और केवल लो सल्फर फ्यूल का यूज करते हैं, जैसे लाइट डीजल ऑयल्स होते हैं, लो सल्फर और हैवी स्टॉक डीजल्स होती हैं, आपका एलपीजी होता है, सीएनजी होता है, एलएनजी होता है, इनका यूज करते हैं अपन। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। राइट, एक बार डन करिए। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बताइए। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए देन फिर अपन प्रोसीड करते हैं। तो देखो, अब इतना सारा है और मैं जो बता रहा हूँ बस वो याद रखना है आपको, जो हाईलाइट कर रखा है, और बाकी जो पढ़ रहे हैं वो तो एक बार जनरलाइज चीज़ें हैं। जो हाईलाइट कर रहे हैं उसका आपको पढ़ना है। देखो जगह जगह मैंने हाईलाइट कर रखी है, वो चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। ये सब क्वेश्चन हैं। अब ये कौन सा पॉइंट हो गया था आपका, जी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब रिपीटेड ही आएंगी चीज़ें ना ये पॉइंट्स में। तो द ऑक्यूपायर और द ऑपरेटर ऑफ CBWTF शैल मॉनिटर द स्टैक गैसेस एमिशन, है ना। तो ये तो बेसिक सी पता ही है कि सर जो भी ऑक्यूपायर, जो ऑपरेटर है कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी का, वो मॉनिटर करेगा कि कितनी गैसेस एमिशंस निकल रहे हैं, क्या वो अपने स्टैंडर्ड में है या नहीं है। द ऑक्यूपायर और ऑपरेटर ऑफ CBWTF फैसिलिटीज आर इंस्टॉल कंटिन्यूस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, कि ये थोड़ा सा याद रखिएगा, एक कंटिन्यूस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम को लगाएंगे जो क्या करे, ऑटोमेटिकली मॉनिटर करता रहे उस एमिशन स्टैंडर्ड को, और कोई दिक्कत होने पे, एक्सीड करने पर वो क्या करे, इन्फॉर्म करे। ऑल मॉनिटर्ड वैल्यूज शैल बी करेक्टेड टू 11%, ये तो बताया था ना आपको, ऑक्सीजन ऑन ड्राई बेसिस 0.1, ऑक्सीजन फिनोमिना 0.1, है ना, NG TEQ प्लस न्यूटन मीटर क्यूब। तो इसके पीछे क्या लिखा था अगर याद आ रहा हो तो, सर ये जो वैल्यू है ये करेक्ट की जाती है 11% ऑक्सीजन ऑन दी ड्राई बेसिस। ये भी क्वेश्चन था, कल भी मैंने इसको हाईलाइट कराया था, अगेन हाईलाइट करा देते हैं। विल बी करेक्टेड टू 11% ऑफ ड्राई बेसिस, जितनी मॉनिटर्ड वैल्यू उसको करेक्ट करना है 11% ऑफ ड्राई बेसिस पर। इंसिनरेटर्स और कंबशन चैम्बर शैल बी ऑपरेटेड विद सच टेम्परेचर रिडक्शन टाइम और टर्बुलेंस टू अचीव टोटल ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट इन एश। TOC जो होना चाहिए, ये कल भी पढ़ा था अपन ने, ऐश के अंदर, बॉटम एशेस के अंदर <3%, और जो आपका लॉस ऑफ इग्निशन है वो <5% ऑफ इट्स ड्राई वेट। ये भी याद रखिएगा, है ना, ये भी स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। बताइएगा, क्लियर हुआ कि जितनी भी वैल्यूज वहां से इवॉल्व हो रही है, इंसिनरेशन की जो गैसेस निकल रही है वहां पर, पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं, उन सभी वैल्यूज को करेक्ट किया जाता है 11% ऑफ ऑक्सीजन ऑन ड्राई बेसिस पे। राइट, इंसिनेटर्स जो होते हैं उसके अंदर कंबशन जब करा जाएगा, सच अ टेम्परेचर वही 800 डिग्री, 1050 ±50 डिग्री प्राइमरी सेकेंडरी का, गैस रिलीजिंग टाइम नॉट लेस देन 2 सेकेंड्स। वो सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो उस समय जो टोटल ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट होगा वो 3% ज़्यादा नहीं होना चाहिए उस ऐश के अंदर, और लॉस ऑफ इग्निशन शुड नॉट बी मोर देन 5%, है ना। तो 3% 5% वाली बात ध्यान में रखनी है आपको। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। यही देखो कि सर जो भी आपके हैं ऑक्यूपायर हैं या जो ऑपरेटर हैं CBWTF के, जिसमें इंसिनरेटर्स लग रहे हैं, शैल यूज कंबशन गैस एनालाइजर टू मेजर द CO2 और O2। कहा जा रहा है कि जितने भी ऑक्यूपायर हैं, जितने भी ऑपरेटर है CBWTF के अंदर जो इंसिनरेटर लगा रखे हैं,
उनको जो कंबशन गैसेस जो निकल रही है उनको एनालाइज करना, उसे मेजर करना है कितना उस गैसेस में CO2 की कंसंट्रेशन है, कितना CO की और कितना ऑक्सीजन की है। अब दूसरा मेथड इंसिनरेशन तो हो गया। प्लाज्मा पायरोलिसिस पढ़ा था ना, जिसको बोलते हैं गैसिफिकेशन। प्लाज्मा पायरोलिसिस पढ़ा जिसको बोलते हैं गैसिफिकेशन। तो देखिएगा उसके ऑपरेशन स्टैंडर्ड्स क्या हैं, ये आपको देखने हैं। उसके ऑपरेशन स्टैंडर्ड क्या है। तो अभी तो इंसिनरेटर के देखे थे, वहां पर 90% होता है, और यहाँ पर कितना है सर, यहाँ पर कितना है सर, देखो 99% के एटलीस्ट 99%, कम से कम 99% होना चाहिए, है ना। एफिशिएंसी का फॉर्मूला दोनों में सेम ही है। प्लाज्मा वाले के ना टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इंसिनरेटर पायरोलिसिस और प्लाज्मा आर्क पायरोलिसिस सभी टेम्परेचर का खेल है। तो प्लाज्मा गैसिफिकेशन टेम्परेचर होता है 1050 ±50 डिग्री सेल्सियस। वही रेजिडेंस टाइम लेस देन एटलीस्ट 2 सेकेंड्स होना चाहिए। मिनिमम ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 3% इन द स्टैक गैसेस। गैसेस के अंदर मिनिमम 3% ऑक्सीजन होना चाहिए। स्टैक हाइट अगेन वही 30, मिनिमम 30 मीटर होनी चाहिए ग्राउंड लेवल से, है ना। तो यहाँ पर जो चेंज आया सर वो किसका आया, इस एफिशिएंसी का आया। कंबशन एफिशिएंसी इंसिनरेटर में 90% थी और यहाँ पर 99.99% है। टेम्परेचर का चेंज है, यहाँ पर 800, वहाँ पर कितना था प्राइमरी का 800 डिग्री और सेकेंडरी का 1050 डिग्री सेल्सियस ±50 डिग्री सेल्सियस। ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी का था। यहाँ पर कितना है, जो सेकेंडरी का था वही यहाँ पर टेम्परेचर होगा 1050 +50 डिग्री सेल्सियस। रेजिडेंस टाइम कितना, लेस देन 2 सेकेंड, नो एटलीस्ट 2 सेकेंड, मिनिमम 3% ऑक्सीजन होनी चाहिए स्टैक हाइट में, स्टैक गैसेस में। स्टैक हाइट मिनिमम कम से कम 30 मीटर होनी चाहिए ग्राउंड लेवल से। यहाँ तक क्लियर, बताइएगा। ये किसके स्टैंडर्ड्स हैं, प्लाज्मा पायरोलिसिस या गैसिफिकेशन के, वो किसके थे, वो इंसिनरेटर के थे, वो इंसिनरेटर के थे भाई। बिल्कुल सही सोनम। बताओ क्लियर हुआ सभी को ये बातें। तो ऑपरेशन स्टैंडर्ड में थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो रखना है टेम्परेचर का। वो इंसिनरेशन के टेम्परेचर लिख रखे हैं मैंने आपको सामने। और ये 1050 ±50 ये जो लिख रखा है ये किसका है आपका, ये प्लाज्मा गैसिफिकेशन का है। वहाँ पर 99% की जगह वहाँ पर 90% होती है एफिशिएंसी, और यहाँ पर होती है 99.99%। 99.99%, राइट। और कोई डाउट किसी को पूछ सकता है, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट है सारी बातें, है ना। बच्चे को समझ में नहीं आता क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए, ये यहाँ से पूछे गए थे। एयर एमिशन स्टैंडर्ड्स एंड एयर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स। अगेन वापस वही आ गया इसके अंदर। पहला एमिशन स्टैंडर्ड जो दे रखे हैं वो इस शेड्यूल में दे रखे हैं, इनको फॉलो करना है। दूसरा, एयर पोल्यूशन कंट्रोलिंग डिवाइसेस आपको लगानी है ताकि आप एमिशन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर पाए, उनको मिनिमाइज कर पाए। और जिस वेस्ट को आप ट्रीट करते हैं प्लाज्मा पायरोलिसिस या गैसिफिकेशन से, उसको केमिकली ट्रीट यहाँ पर भी नहीं करना है, क्योंकि बर्निंग में कभी भी केमिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आप शीडिंग या म्यूटिलेशन कर रहे हो, उसकी साइज चेंज कर रहे हो, फिर किसी और टेक्निक से उसे डिस्पोज या कन्वर्ट कर रहे हो, रिसाइकल कर रहे हो, तब आपको क्या करना है, डिसइंफेक्शन करने की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज आप बर्निंग में कभी डिसइंफेक्शन नहीं होता, चाहे वो इंसिनेशन हो, चाहे पायरोलिसिस हो, चाहे गैसिफिकेशन हो, राइट। अब डिस्पोजल ऑफ एशेस तो बता ही चुके हैं, वापस पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो एशेस निकलती है, डिस्पोज एशेस जो निकलती है, उसको कैसे ट्रीट करना है, किस किस मेथड के थ्रू, द हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट और हैंडलिंग रूल 2008 के अकॉर्डिंग उसको डिस्पोज करना है। अब ये तो हो गई बर्निंग बर्निंग वाली बातें सारी। ये तो कौन सी बातें होगी सर, बर्निंग वाली बातें होगी। अब आते स्टैंडर्ड फॉर ऑटोक्लेविंग। अब हम स्टैंडर्ड्स की बात तो कर रहे हैं, पर ऑटोक्लेविंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। ऑटोक्लेविंग क्या होता है भाई, ऑटोक्लेविंग क्या होता है कि उसको स्टीम के कांटेक्ट में लाया जाता है ना, स्टीम के कांटेक्ट में लाया जाता है। ये मैंने आपको बताया भी होगा। ऑटोक्लेविंग के अंदर बेसिकली बायोमेडिकल वेस्ट के लिए की जाती है ऑटोक्लेविंग, और इसमें जो इन्फेक्टिशियस
जो वेस्ट है उसको स्टीम के कॉन्टेक्ट में लाते हैं ताकि उसमें जो है डिसइंफेक्शन हो पाए। ठीक है, यहाँ पर आते हैं उसकी टेम्परेचर, प्रेशर की वैल्यू और रेजिडेंस टाइम की वैल्यू बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखिएगा यहाँ पर, अब देखिए, द ऑटोक्लेव शुड बी डेडिकेटेड फॉर द पर्पस ऑफ डिसइंफेक्टिंग द ट्रीटिंग द बायोमेडिकल वेस्ट। तो बेसिकली किसका मेथड है? डिसइंफेक्शन का मेथड है। ऑटोक्लेविंग किसका मेथड है सर? डिसइंफेक्शन का मेथड है ये। अब आते हैं, व्हेन ऑपरेटिंग अ ग्रेविटी फ्लो ऑटोक्लेव, ग्रेविटी फ्लो ऑटोक्लेव का यूज कर रहे हो तो ये 3 पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। अगर इफ द टेम्परेचर इज नॉट लेस देन 121 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर 101 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं है तो प्रेशर कितना होगा? 15 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच PSI, और रेजिडेंस टाइम नॉट लेस देन 60 मिनट। अगर टेम्परेचर 135 से कम नहीं है तो प्रेशर हो जाएगा 31, रेजिडेंस टाइम हो जाएगा 45 मिनट। भाई देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डिसइंफेक्शन की एफिशिएंसी बढ़ रही है। भाई कम टेम्परेचर पर कम बैक्टीरिया से माइक्रोजम्स डेड हो पाएंगे, पर हाई टेम्परेचर पर ज़्यादा बैक्टीरिया से माइक्रोजम बर्न हो जाएंगे। तो इसके कारण से यहाँ पर रेजिडेंस टाइम जो होगा, ये जो टेम्परेचर और टाइम जो होगा वो कम होता चला जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है तो रेजिडेंस टाइम कम होता चला जाएगा, क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ती चली जाती है। बात समझ में आ गई? किसी चीज़ को हाई टेम्परेचर बर्निंग करोगे तो उसमें डिसइंफेक्शन ज़्यादा बेटर होगा एज कम्पेयर टू द लो टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखो ये 121 था, ये 135 है, ये 149 है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी तो रेजिडेंस टाइम कम होगा। तो कितना हो गया? 60 मिनट से 45, 45 से 30 मिनट्स हो गया। प्रेशर बढ़ता चल जाएगा 15 से 31 और 31 से 52। ये आपको याद रखना है। इस तरह से याद रहेगा आपको, है ना, कंसेप्ट के थ्रू। ऐसे याद नहीं रहेगा, क्या लिख रहेगा समझ ही नहीं आएगा। क्यों लिख रहेगा? आप समझ में आ गया कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी डिसइंफेक्शन की, तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो टाइम ऑफ रेजिडेंस, मतलब जो मेथड है, मतलब उस किसी चीज़ को स्टीमिंग कॉन्टेक्ट में ला रहे, जैसे पानी के अंदर अपन ने क्या कर दिया, कुछ सिरिंज वगैरह रख दी, तो आपको क्या करना होगा? कम टाइम के लिए उसको रखना होगा पानी में, क्योंकि वो जल्दी से डिसइंफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है। तो कम टेम्परेचर टाइम ज़्यादा, ज़्यादा टेम्परेचर टाइम कम, और ज़्यादा टेम्परेचर टाइम और कम। तो 121, 135 और 149, 60, 45 और 30, 15, 31 और 52 प्रेशर है। बताओ, याद हुआ? कुछ समझ में आया? वैसे चाहो तो इसको हाईलाइट कर लेना, नोट्स वोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इसी में हाईलाइट कर देना जो इंपॉर्टेंट बातें मैं लिखा रहा हूँ ना। अच्छा, 14 टेम्परेचर बढ़ रहा है, 21 में बिल्कुल सही, 14 जोड़ा तो 5 और 35, 35 में फिर 14 जोड़ा 9, और बिल्कुल बिल्कुल सुनो, वेरी गुड। बच्चों ने यहाँ पे दिमाग लगाया थोड़ा सा, और आपको और चीज़ों को ईजी कर दिया कि आपको जो याद रखना है वो याद रखना है केवल 121 डिग्री सेल्सियस। इसमें 14 डिग्री सेल्सियस ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 135 डिग्री सेल्सियस। इसमें अगेन 14 डिग्री सेल्सियस फिर ऐड कर दो, 5 और 4 9, 149 डिग्री सेल्सियस। तो पहला 21, दूसरा 135, तीसरा 149। टाइम तो सही है, 60 से 45 हो गया 15 मिनट, और 15 मिनट फिर गए तो 30 मिनट्स हो गया। 60 से 45, 45 से 30 मिनट, बस ये प्रेशर याद रख लेना। 15 से लगभग दुगना 31, और ये 52। राइट, हो गया सभी को याद? तो ये ग्रेविटी फ्लो ऑटोक्लेव का है, ये भी याद रखना थोड़ा सा। वहाँ क्वेश्चन में पढ़ना कौन सा पूछ रहा है, ग्रेविटी फ्लो ऑटोक्लेव पूछ रहा है तब है ये। और ऑटोक्लेविंग एक डिसइंफेक्शन का तरीका है जो कि किस में यूज होता है? बायोमेडिकल वेस्ट में यूज होता है, केवल और केवल, और कहीं यूज नहीं होता। चलिए, कितने भी स्टूडेंट्स है डन करिए। सोनम, सुश्री, सुष्मिता, सभी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि ऑटोक्लेविंग के टेम्परेचर है, और बेसिकली ग्रेविटी फ्लो ऑटोक्लेविंग के ना। क्लियर, वेरी गुड। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे। अब दूसरा आ गया ग्रेविटी फ्लो की जगह वैक्यूम ऑटोक्लेव। देखो,
ठीक है, वैक्यूम ऑटोक्लेव, यहाँ पर थोड़ा सा इसको पढ़ने की जरूरत है। When operating a vacuum autoclave, medical waste or biomedical waste shall be subjected to a minimum of 3 pre-vacuum pulse to purge the autoclave of all air. 3 vacuum pulse का यूज करा जाता है। Air removed during the pre-vacuum cycle should be decontaminated by the means of HEPA, activated carbon filtration, steam treatment। ये सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप तो याद रखना। यहाँ पर टेम्परेचर की बात करता है, वही सेम 121, 14 जोड़ा 135, 15 से वही 31। तो यहाँ पर जहाँ पर केवल जो चेंज हुआ वो ये है, वहाँ पर 60 था और यहाँ पर 45 था, तो वो छोड़ दिया, 40 और 60 आगे नीचे वाले आ गए। ठीक है, बस ये थोड़ा सा याद रख लेना, यहाँ पर ये चेंज है कि रेजिडेंस टाइम जो है वो 45 और 30 है, वहाँ पर 60, 45, 30 था। 121, 135 सेम, 15 और 31 PSI प्रेशर भी सेम, 45 और 60, 45 और 30 ये चेंज है। अब बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई जो भी आपके ऑटोक्लेव है उसको रिकॉर्ड करना है, जो भी आपके चल रहे हैं पैरामीटर्स है ना, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑपरेशनल पैरामीटर, जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको ग्राफिकल और कंप्यूटर रिकॉर्डिंग डिवाइस से जोड़ देंगे, ताकि वो ऑटोमेटिकली और कंटिन्यूसली क्या कर सके, मॉनिटर कर सके और रिकॉर्ड कर सके, डेट टाइम डे लोड सब कुछ है ना। तो बेसिक्स है। वैलिडेशन टेस्ट फॉर ऑटोक्लेव, यहाँ से एक आध क्वेश्चन पूछा गया था वैलिडेशन टेस्ट से, ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, इंपॉर्टेंट सा है अपना। वैलिडेशन टेस्ट फॉर ऑटोक्लेव ये क्या है, इसमें देखें। द वैलिडेशन टेस्ट shall use for 4 biological indicator strip। जो वैलिडेशन टेस्ट जो है वो 4 बायोलॉजिकल इंडिकेटर स्ट्रिप को यूज करता है। 1 shall use as control and left at a room temperature, 3 shall be placed in the approximate center of the container, है ना। एक तो रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे और 3 उसके बीच में रख देंगे जहां पर ऑटोक्लेविंग हो रही है। 3 shall be placed in approximately center of the container with the waste। ठीक है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ग्लव मास्क shall be used when operating container for the purpose of placing biological indicator। तो कह रहा है जब बायोलॉजिकल इंडिकेटर जब आप वहाँ पर प्लेस करोगे तो उस समय आपको ग्लव्स फेस मास्क वगैरह सब कुछ कवर करना है। एटलीस्ट वन ऑफ द कंटेनर विद बायोलॉजिकल इंडिकेटर शुड बी प्लेस इन द मोस्ट डिफिकल्ट लोकेशन। तो उनमें से कम एक कंटेनर में जो इंडिकेटर होगा वो सबसे डिफिकल्ट लोकेशन पे होगा फॉर स्टीम टू पेनेट्रेट, जनरली द बॉटम सेंटर ऑफ द वेस्ट पाइल। जनरली बॉटम सेंटर ऑफ द वेस्ट पाइल क्या चीज़ है सर? ये हमको टेस्ट करना है कि सर वहां पर जो जम्स है, या आप बायोलॉजिकल इंडिकेटर आप ऐड कर रहे हो, एक तरह से जम्स आप ऐड कर रहे हो, इसको क्या कैसे समझे, बैक्टीरिया बोल दो, एक तरह से आप बैक्टीरिया ऐड कर रहे हो। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि सर हमने जो ऑटोक्लेविंग करी है वो सही है, क्या उस पर प्रॉपर डिसइंफेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो उसके लिए बोला भैया 4 इंडिकेटर स्ट्रिप्स ले लो, एक को तो रूम टेम्परेचर पर छोड़ दो, 3 को जो है वो कंटेनर के सेंटर में रख दो। पर उसमें ग्लव्स पहनना है, क्योंकि बैक्टीरिया से कंटेमिनेशन करेंगे, आपको बीमार कर सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि सर ये बात थोड़ा सा देखना कि एटलीस्ट 1 कंटेनर, ये समझने वाली बात है कि एटलीस्ट 1 कंटेनर विद बायोलॉजिकल इंडिकेटर शुड बी प्लेस इन द मोस्ट डिफिकल्ट लोकेशन। के 3 कंटेनर है ये, उसमें से कम एक कंटेनर में जो इंडिकेटर है वो सबसे डिफिकल्ट लोकेशन पे होना चाहिए। रीजन क्या है कि हमको देखना है कि सर वहां पर जब टेम्परेचर राइज कर रहा है तो क्या वो टेम्परेचर राइज करना उस बैक्टीरिया को इनएक्टिव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बैक्टीरिया को डेड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डेड की जगह किल लिख दो, बैक्टीरिया को किल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको चेक करना है। तभी हम कह रहे हैं कि सर हर एक कोने में वो ऑटोक्लेविंग होनी चाहिए, ताकि वो यूनिफॉर्मली उन सभी बैक्टीरिया को क्या कर सके, किल कर सके। तो उसमें एक डिफिकल्ट लोकेशन पे होगा, ताकि अगर उस लोकेशन पे हीट पहुंच रही है, बैक्टीरिया किल हो रहे हैं, इसका मतलब उस पूरे वेस्ट के अंदर हमारे ऑटोक्लेविंग यूनिफॉर्म हो रही है। ठीक है। और लोकेशन क्या है, बॉटम सेंटर ऑफ द वेस्ट पाइल के बॉटम पे और सेंटर पे।
बॉटम सेंटर ऑफ द वेस्ट पाइल यहाँ पर। अब ये जो ऑक्यूपायर होता है, जो ऑपरेटर होता है इंसिनेटर का, शुड कंडक्ट दिस टेस्ट 3 कंसेक्यूटिव टाइम, 3 बार करता है, टू डिफाइन द मिनिमम ऑपरेटिंग कंडीशन, the temperature, pressure and residence time at which all the biological indicator vital strip of 3 consecutive tests show complete inactivation। देखो, the sport shall be defines the minimum operating condition। कहा जाता है सर हमें कैसे पता चलेगा कि 121 डिग्री सही है या 135 सही है, या इसमें 14 जोड़ो कितना हो गया 149 सही है, कौन सा टेम्परेचर सही है और कौन सा रेजिडेंस टाइम सही है सर, 60 मिनट सही है, 45 मिनट सही है या 30 मिनट सही है। हमने कहा कि सर वो सही होगा जिस पर जितने भी बायोलॉजिकल इंडिकेटर की स्ट्रिप्स है, जितने भी बायोलॉजिकल इंडिकेटर की वाइटल स्ट्रिप्स है, वो सभी के सभी क्या हो जाए, इनएक्टिव हो जाए, इनएक्टिव हो जाए। ठीक है, याद रखिएगा। तो 3 बार टेस्ट करता है ऑक्यूपायर, है ना, 3 कंसेक्यूटिव टाइम्स वो टेस्ट करता है। 4 बायोलॉजिकल स्ट्रिप्स हम यूज करते हैं, 4 बायोलॉजिकल इंडिकेटर स्ट्रिप्स अपन यूज करते हैं, और प्रोटेक्टिव गियर्स या प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का यूज करके उसको प्लेस करेंगे इंडिकेटर को। और एक कम से कम सबसे डिफिकल्ट लोकेशन होनी चाहिए, और डिफिकल्ट लोकेशन क्या, बॉटम सेंटर ऑफ द वेस्ट पाइल होनी चाहिए, ताकि अगर वहां तक हीट पहुंच रही है, वहां तक टेम्परेचर पहुंच रहा है, इसका मतलब वो बायोलॉजिकल इंडिकेटर स्ट्रिप भी इनएक्टिव हो रही है, इसका मतलब पूरा वेस्ट जो है यूनिफॉर्मली डिसइंफेक्शन हो रहा है। क्या इस बात को समझ पाए, क्या इस बात को समझ पाए सभी स्टूडेंट्स, बताइए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये आप पढ़ोगे आप शायद नहीं समझ पाओ, आप अगर आप खुद से पढ़ते रहोगे तो शायद नहीं समझ पाओगे। पर अब मैंने अगर, है ना, एकदम ब्रीफ में आपको बता दिया है क्या क्या इंपॉर्टेंट था, बता दिया है। तो इसमें आज वैलिडेशन टेस्ट कैसे करते हैं ऑटोक्लेव का, 4 बायोलॉजिकल इंडिकेटर स्ट्रिप्स लेते हैं। क्या होती है स्ट्रिप्स, एक तरह के बैक्टीरियाज होते हैं। बैक्टीरिया से तो अपने को क्या करना है, प्रॉपरली उसको, है ना, कंटेमिनेशन ना हो हमारे बॉडी में, तो प्रोडक्टिव मेजर्स का यूज करके उसे प्लेस करना है एक रूम टेम्परेचर पे और 3 कंटेनर के अंदर। 3 कंटेनर में से भी एक कंटेनर में ऐसा प्लेस करेंगे जिसमें क्या हो कि वो सबसे डिफिकल्ट लोकेशन पे हो, कि अगर वहां तक हीट या टेम्परेचर पहुंच रहा है, अगर वो स्ट्रिप भी इनएक्टिव हो रही है, वहां के माइक्रोसोम्स बैक्टीरिया भी क्या हो रहे हैं, किल हो रहे हैं, इसका मतलब उस पूरे इस टेस्ट के अंदर, ऑटोक्लेविंग के अंदर यूनिफॉर्म डिसइंफेक्शन हो रहा है। और ये टेस्ट 3 बार कंडक्ट किया था। और कौन कंडक्ट करता है, जो ऑक्यूपायर, जो ऑपरेटर होता है, जिसके पास इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है ऑटोक्लेविंग की, वो करेगा। ये सारी बातें अपन ने आपको बता दी। अब आता है रूटीन टेस्ट। ये तो क्या, वैलिडेशन टेस्ट। अब एक आता है रूटीन टेस्ट, और एक होता है स्पोर टेस्टिंग। सारी चीजें पढ़नी है अपने को, है ना। तो अब देखिएगा रूटीन टेस्ट। रूटीन टेस्ट में क्या करा जाता है कि अ केमिकल indicator strip or a tape that changes the color when a certain temperature is reached can be used to verify that the specific temperature has been achieved। कि कहा जाता है क्या सर, कि रूटीन टेस्ट के अंदर अपन बायोलॉजिकल इंडिकेटर ना लेके हम केमिकल इंडिकेटर स्ट्रिप लेंगे, कि जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है वैसे उसका कलर क्या हो जाएगा सर, चेंज हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो क्या वो अपने रेस्पेक्टिव टेम्परेचर पहुंचा ना पहुंचा, उसके लिए अपन क्या करते हैं, केमिकल इंडिकेटर स्ट्रिप का यूज करते हैं। जैसे मोबाइल के अंदर, मोबाइल होता है ना, आप मोबाइल जब आप खरीदते हैं तो मदरबोर्ड के यहाँ पर कुछ पेपर लगे होते हैं, लिटमस पेपर टाइप कुछ पेपर लगे होते हैं, सर्किट पे, मदरबोर्ड पे, बैटरी के एंड्स पे, इस तरह के पेपर लगे होते हैं। अगर आपने इस मोबाइल को गिरा दिया पानी के अंदर, ये आपके साथ हुआ होगा कि आपने इस मोबाइल को क्या कर दिया, पानी में गिर गया, बकेट में आपका गिर गया, तो आप तो जाके क्या कहोगे कि सर हमारा मोबाइल तो खराब हो गया। अब वो कैसे माने भैया आपका मोबाइल खराब हुआ, आपने तो पानी में गिरा दिया है। अब वो उनको पता चल जाता है कैसे, क्योंकि ये जो स्ट्रिप्स है, ये जैसे ही वाटर कॉन्टैक्ट में आती है, मॉइस्चर कॉन्टैक्ट में आती है, वैसे कलर चेंज कर देती है भैया। कलर चेंज कर दी, खोलते बोल देगा भैया आपका फोन तो पानी में गिरा था, आपका फोन तो पानी में गिरा था, ये ठीक नहीं होगा, वारंटी गारंटी सब आपकी गई। तो वो केमिकल इंडिकेटर स्ट्रिप्स होती है जो कलर चेंज कर देती है टेम्परेचर के राइज होने पर। इस तरह की चीजें यूज करते हैं रूटीन टेस्ट के अंदर। हुई कैसी घटना आपके साथ, इस तरह की कंडीशंस डेवलप हुई आपके पास कभी मोबाइल वाली, इसमें वो लिटमस पेपर के ही टुकड़े लगे होते हैं जगह जगह, सर्किट पर और बैटरीज के आसपास, मदरबोर्ड पर। तो जैसे ही वाटर कॉन्टैक्ट में आता है, दे विल चेंज देयर कलर, अपना कलर चेंज हो जाता है। और ही विल एग्जामिन
कि वेदर द फोन इज डेड ड्यू टू सम रीजन और यू शुड ड्रॉप इन वाटर। नहीं हुआ, अच्छा है, नहीं हुआ तो होना भी नहीं चाहिए, है ना, नुकसान हो जाएगा नहीं तो। वो पता कर लेता है कि सर ये आपका जो है फिजिकली डैमेज हुआ है, अंदर को टेक्निकल इशू है, या फिर आपने या आपके बाय डिफॉल्ट आपसे किसी इंसिडेंट के थ्रू पानी में गिर चुका है फ़ोन। तो वो इस तरह की केमिकल स्ट्रिप्स होती हैं जो कि ये हीट के थ्रू कलर चेंज करी तो वाटर के थ्रू कलर चेंज कर लेती है। चलिए अब आती है स्पोर टेस्टिंग, है ना। तीसरी टेस्टिंग देखो, तो यहाँ पर ऑटोक्लेविंग भी खत्म हो जाएगा, उसके स्टैंडर्ड भी जो है वो खत्म हो जाएंगे। अब स्पोर टेस्टिंग में क्या हो रहा है, स्पोर टेस्टिंग में नाम आता है और ये पूछा भी गया है कि autoclave should completely or continuously kill the approved biological indicator at the maximum design capacity of each autoclave unit. The biological indicator for autoclave shall be Geobacillus styrothermophilus spores using a vital spore strips. तो बायोलॉजिकल इंडिकेटर होता है, उसका नाम पूछता है, जियोबैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस स्पोर्स का यूज करते हैं विद एटलीस्ट 1 to 10 स्पोर्ट्स, मतलब कितनी कंसंट्रेशन होती है, 1 to 10 स्पोर्ट्स होती है। अंडर नो सर्कमस्टांसेस विल एन ऑटोक्लेव हैव अ मिनिमम ऑपरेटिंग पैरामीटर लेस देन रेजिडेंस टाइम ऑफ 30 मिनट, टेम्परेचर इज 120 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर इज 15 psi। ये तो अपन पढ़ चुके हैं, किसी भी कंडीशन में सबसे मिनिमम कंडीशन ये थी 120 डिग्री सेल्सियस थी, 15 psi इसका प्रेशर था, और 60 मिनट्स जो है वो यहाँ पर 30 मिनट लिख रखा है, 30 मिनट उसका टाइम है, मिनिमम इससे कम नहीं होनी चाहिए, है ना। कंडीशन क्लियर हो गया। तो ये नाम याद रखिए, स्पोर टेस्टिंग के अंदर वो स्पोर जो होता है बायोलॉजिकल इंडिकेटर, उसका नाम क्या होता है, जियोबैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस स्पोर होता है, जिसकी कंसंट्रेशन होती है एटलीस्ट 1 to 10 to 6 स्पोर्स इन ए स्ट्रिप। तो यहाँ पर आपका ऑटोक्लेविंग के स्टैंडर्ड्स भी खत्म हो चुके हैं, ऑटोक्लेविंग के स्टैंडर्ड्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। बताइए कोई डाउट। छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर थोड़ा सा अगर एक बार अपन देख लेंगे, इसको रिवाइज कर लेंगे तो काम आपका बन जाएगा, हम तो इजीली आप क्वेश्चन बना पाएंगे, समझ भी पाएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा है। तो बच्चे समझ ही नहीं पाता है कि सर पता नहीं कहाँ से नाम आया, किसी बुक में नहीं है, तो बुक से नहीं पूछा जाता है, ये कोड से पूछे जाते हैं, है ना। अपन देखते सर कंसंट्रेशन वाले टेबल कहाँ है, इस तरह के बैक्टीरियाज के नाम कहाँ है सर, ये तो कहीं किसी बुक में नहीं है, तो बुक में नहीं है, कोड्स में है, तो अपने को इसलिए कोड पढ़ने सारे, ना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके बन गए होंगे या बन जाएंगे अगर आप इन कोड्स पढ़ने के बाद में। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्वेश्चन कर लिए कि आप सभी ने, बताओ। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के क्वेश्चन कर लिए कि आप सभी ने, नहीं करे हैं तो करने हैं आपको, तो पूरा कोड अपन रूल पढ़ चुके हैं अच्छे से। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली टिक लगा देंगे, अगर कोई डाटा बेस है तो आपको जरूर याद करना पड़ेगा, अदरवाइज आप सिंपली उसको टिक कर देंगे। क्यों, सोनम, सुश्री, सुस्मिता, साई, बताओ भाई। अब माइक्रोवेविंग की बात करेंगे अपन। अब कौन कौन से हो गया, इंसिनरेशन हो गया, प्लाज्मा आर्क गैसिफिकेशन हो गया, ऑटोक्लेविंग हो गया, और अब आ रहा है माइक्रोवेविंग। अब आ रहा है माइक्रोवेविंग, ठीक है। अब कितने बचे हैं, फिर डीप बरियल आया था, फिर लिक्विड वेस्ट के स्टैंडर्ड्स आएंगे। आज हो जाएगा ना ये, हो गया आज। 2-3 पेज और बच रहे हैं ना, 2-3 मेथड और हैं, ये बस ये देख लो, लगभग कंप्लीट हो गया आपका ये भी, है ना। नहीं करे तो करने हैं भाई, है ना, सभी को करने हैं क्वेश्चंस, तभी थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अब स्टैंडर्ड्स की बात की जा रही है, अब किसकी, माइक्रोवेविंग की। ऑटोक्लेविंग हो चुका, इंसिनरेशन हो गया, प्लाज्मा गैसिफिकेशन हो गया, अब माइक्रोवेविंग पे आते हैं। माइक्रोवेविंग की बात की जाए तो बेसिकली ये भी डिसइंफेक्शन का तरीका है। माइक्रोवेविंग ट्रीटमेंट शेल नॉट बी यूज फॉर साइकोटॉक्सिक, हैजार्डस, रेडियोएक्टिव वेस्ट, कंटेमिनेटेड एनिमल सार्केसिस, बॉडी पार्ट और लार्ज मेटल आइटम्स। कहना सर माइक्रोवेविंग जो है वो किस किस के लिए नहीं किया जाता, एक क्वेश्चन ये कि सर साइकोटॉक्सिक
वेस्ट के लिए हजार्डस, रेडियो एक्टिव, कंटेमिनेटेड एनिमल सरकाजेस, बॉडी पार्ट्स और लार्ज मेटल आइटम्स के लिए ये नहीं किया जाता माइक्रोवेव। Microwave system shall be comply with the efficacy test or routine test, and a performance guarantee may be provided by the supplier before operation of the limit। तो इसमें दो टेस्ट होते हैं, एफिकेसी टेस्ट और रूटीन टेस्ट होता है। किसमें? दो नाम याद रखिएगा माइक्रोवेव के अंदर। अब यहाँ पर तो माइक्रोवेव शुड कंप्लीटली एंड कंसिस्टेंटली किल द बैक्टीरिया, क्योंकि ये भी डिसइंफेक्शन का तरीका है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो बैक्टीरिया किल होंगे, एंड अदर पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, पैथोजेनिक मतलब डिजीज कॉजिंग, disease causing both the pathogenic disease causing organisms are ensured by the approved biological indicator at the maximum design capacity of each macro unit। biological indicator micro shall be, ये नाम आता है वहां पर। तो जियो बैसिलस थर्मोस्टेरोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं, यहाँ पर बैसिलस एट्रोफिशियस स्पोर्स होते हैं। इनकी कंसंट्रेशन क्या होगा? 10⁻⁶ या 10⁻⁴ है। ठीक है, तो ये दो नाम याद रखिए, बैसिलियस एट्रोफिशियस स्पोर्स इन माइक्रोवेविंग, उसमें जियो बैसिलस थे उसमें। ठीक है, वहां पर 10⁻⁶ कंसंट्रेशन थी स्पोर स्ट्रिप्स पर एटलीस्ट, और यहाँ पर 10⁻⁴ स्पोर स्ट्रिप्स पर कंसंट्रेशन है। अब आते हैं स्टैंडर्ड्स फॉर डीप बरियल। तो डीप बरियल की बात तो अपन ने पढ़ी थी सर, कहां पर किया था? जहां पर CBWTF अवेलेबल नहीं है। डीप बरियल के बारे में बात की जा रही है ना। डीप बरियल कहां पर अडॉप्ट करते हैं? जहां पर CBWTF नहीं है। क्या था सर? जहां पर 75 किलोमीटर की डिस्टेंस पर यदि CBWTF फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तब वहां पर क्या किया जाता है? डीप बरियल किया जाता है। और ये रूरल एरिया में बेसिकली किया जाता है। तो यहाँ पर डीप बरियल में पिट या ट्रंच कंस्ट्रक्ट करते हैं अबाउट 2 मीटर डीप। ये जो खड्डा खोदते हैं यहाँ पर ग्राउंड लेवल से, ज्यादा बैक हो गया क्या? तो यहाँ पर जो पिट कंस्ट्रक्ट करते हैं, इस खड्डे को बोलते हैं अपन पिट। इस पिट की जो डेप्थ है वो है आपकी 2 मीटर। ये जो है ग्राउंड लेवल से 2 मीटर का एक पिट कंस्ट्रक्ट करते हैं अपन। ठीक है, हाफ फिल्ड विद वेस्ट, आधे में अपन क्या करते हैं कि सपोज करो यहाँ तक आधा हो गया, 1 मीटर हो गया, यहाँ तक अपन ने वेस्ट को फिल कर दिया। देन कवर्ड विद लाइम, कलर चेंज करते हैं। देन कवर्ड विद लाइम, उसके ऊपर अपन क्या करते हैं? लाइम की कवरिंग करते हैं। कितनी? 50 सेंटीमीटर। और रेस्ट ऑफ द पिट विद द सॉइल, और सबसे ऊपर फिर क्या कर देंगे अपन? सॉइल फिल कर देंगे। ये ऊपर सॉइल फिल कर देंगे। क्लियर हो गया? तो ये भी थोड़ा सा पूछ सकता है आपको कि सर 2 मीटर में से 1 मीटर में, तो ये क्या अपन करेंगे? वेस्ट को पुट करेंगे, फिर उसके ऊपर 50 सेंटीमीटर की लाइम की लेयर होगी, रेस्ट इज फिल्ड विद दी सॉइल, उसके बाद में उसको सॉइल से कवर कर देंगे। इट मस्ट बी एंश्योर्ड दैट द एनिमल डज नॉट हैव एनी एक्सेस टू द बरियल साइट। तो ये तो आप बेसिक बात होगी कि सर जहाँ पर इस तरह की पिट बनी हुई वहाँ पर एनिमल नहीं, क्योंकि वो गिर गिरा जाए कहीं, है ना, एक्सीडेंट हो जाए, हैजार्ड हो जाए, तो वो एनिमल जो उसके साइड के आसपास नहीं आना चाहिए। जहाँ पर अपनी डीप बरियल साइट से वहाँ पर कैसे क्या करोगे? कवर करोगे GI वायर और मैशेस से। चारों तरफ अपन क्या कर देंगे? फेंसिंग कर देंगे। GI और वायर और मैशेस की फेंसिंग करें ताकि कोई भी एनिमल वहाँ पे ना आ सके। ऑन ईच ओकेशन व्हेन वेस्ट आर एडेड टू द पिट, a layer of 10 centimeter soil has been added to the cover the waste। तो जैसे जैसे अपन इसमें वेस्ट ऐड करते जाएंगे तो हर पर 10 सेंटीमीटर की लेयर जो अपन ऐड करते जाएंगे।
burial must be performed under the close or dedicated supervision. क्लोज डेडिकेटेड सुपरविजन में आपको बरियल करना है. डीप बरियल साइट शुड बी रिलेटिवली इम्परमेबल एंड नो शैलो वेल शुड बी क्लोज टू दी साइट. बिल्कुल इम्परमेबल नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ से फिर लीचर्स वगैरह जाएंगे आपके, और शैलो वेल नहीं होना चाहिए क्योंकि वाटर को क्या करेंगे फिर यूज करेंगे लोग, है ना, पीपल वहाँ के आसपास के यूज करेंगे तो वो क्या करेंगे, बीमार होंगे, डिजीज कॉज होंगी उनको. तो आपको ध्यान रखना है कि डीप बरियल साइट इम्परमेबल होनी चाहिए ताकि लीचर्स जो है, लीचर्ड या जो हार्मफुल लिक्विड है वो ना बने, एक कंटेमिनेटेड लिक्विड वहां पर एंटर ना करे. तो उसके लिए अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है. बताइए क्या बात क्लियर होगी? अभी और चीजें हैं, यहाँ तक सभी को बात क्लियर हुई क्या डीप बरियल के बारे में? आगे, पिट शुड बी डिस्टेंट फ्रॉम हैबिटेशन एंड लोकेटेड सो एज टू एंश्योर दैट दी नो, है ना, कहा जा रहा है कि जो पिट शुड बी डिस्टेंट फ्रॉम दी हैबिटेशन, मतलब जहां पर लोग रहते हैं उससे दूरी पर होनी चाहिए, एंड सो एज टू एंश्योर दैट नो कंटेमिनेशन अकर्स, वहां पर सरफेस वाटर या ग्राउंड वाटर में कोई भी कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए. दैट शुड बी नॉट प्रोन टू द फ्लड और इरोजन, है ना. तो ये दो तीन बातें याद रखनी है, हैबिटेशन से दूर, रिहायशी इलाके से दूर, और जहाँ पर कोई कंटेमिनेशन ना हो, ना तो सरफेस वाटर कंटेमिनेट हो ना ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो, और वो एरिया भी ध्यान रखना चाहिए वहाँ पर कोई भी फ्लड जोन नहीं होना चाहिए, इरोजन नहीं होना चाहिए. लोकेशन ऑफ डीप बरियल साइट शैल बी ऑथराइज्ड बाय द प्रेस्क्राइब अथॉरिटी, वो बताएंगे वहीं पर आपको बनानी है वो साइट. इंस्टीट्यूट शैल मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ ऑल पिट्स, रिकॉर्ड मेंटेन करना. ग्राउंड और टेबल लेवल शुड बी मिनिमम ऑफ 6 मीटर बिलो द लोअर लेवल ऑफ डीप बरियल पिट. जो पिट आपने बनाई थी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, जो डीप बरियल पिट बनाई थी उससे नीचे वाटर लेवल कम से कम कितनी दूरी पर होना चाहिए, तो मिनिमम 6 मीटर बिलो द लोअर लेवल ऑफ डीप बरियल पिट. यहाँ से कम 6 मीटर से ज्यादा पर ही होना चाहिए, उससे ज्यादा पर होगा डीप बरियल पिट नहीं बनाई जाएगी, कंटेमिनेशन के चांसेस ज्यादा रहेंगे. ये 6 मीटर वाला याद रखिएगा, 6 मीटर वाला याद रखिएगा. क्लियर हुआ? बताओ. तो डीप बरियल पिट के बारे में पता चल गया. रूरल एरिया से बनाई जाती है जहां पर सीबीडब्ल्यूडी अवेलेबल नहीं, 75 सेंटीमीटर के 75 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, और यहाँ पर 2 मीटर का एक पिट कंस्ट्रक्ट करते हैं, ट्रेंच कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसमें 1 मीटर तक अपन वेस्ट डालेंगे, उसके बाद फिर 50 सेंटीमीटर की लाइन क्लियर, और फिर रेस्ट ऑफ द डेप्थ इज कवर्ड विद दी सॉइल. जैसे जैसे अपन प्लेसमेंट करते हैं उसमें हर बार 10 सेंटीमीटर की आपको सॉइल की लेयर डालनी है. उसके आसपास कोई भी आपका जो है ध्यान रखना है कि कोई भी आपकी शेलो पॉन्ड वगैरह ना हो ताकि वाटर उसको यूज़ ना करें लोग वहाँ पर. ध्यान रखना कुआं वगैरह नहीं हो आसपास. और फेंसिंग वगैरह करते हैं, प्रॉपर गैल्वनाइज वायर की मैशेस से फेंसिंग करी जाती है. ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर कंटेमिनेट ना हो, फ्लड प्रोन जोन के अंदर नहीं होनी चाहिए, और वाटर के टेबल की डेप्थ कम से कम 6 मीटर पे होनी चाहिए. तभी वो डीप बरियल पिट बना सकते हैं. अगर 3 4 5 मीटर के आसपास है तो डीप बरियल पिट कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे. अब देखिएगा, लगभग यहाँ पर एंड हो चुका है आपका. स्टैंडर्ड फॉर एफिकेसी ऑफ केमिकल डिसइंफेक्टेंट. Microbial inactive efficiency is equivalent to log 10 kels, which is defined as the difference between the logarithm of number of test mechanisms before and after the chemical treatment. Chemical dispensing method shall be demonstrated by 4 log 10 reduction or grade of bacillus subtitle in chemical system. Efficiency बस ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछा, बस इतना से याद रखिएगा कि सर एफिशिएंसी जो होती है, एफिकेसी जो होती है इनएक्टिव की, वो log 10 किल के इक्वल होनी चाहिए. स्टैंडर्ड्स फॉर ड्राई हीट डिस्टिलेशन. ड्राई हीट डिस्टिलेशन करना है तो टेम्परेचर याद रखना 185 से कम नहीं होना चाहिए. रेजिडेंस टाइम 150 मिनट्स जो है कम से कम होना चाहिए, और डिस्टिलेशन का पीरियड 90 मिनट. ठीक है. ये ड्राई हीट डिस्टिलेशन अगर पूछ ले तो, केवल डिस्टिलेशन पूछे तो बात अलग है, ड्राई हीट पूछ ले तो कंडीशन अलग है. 185 एटलीस्ट 185 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, रेजिडेंस पीरियड 150 मिनट, और डिस्टिलेशन पीरियड 90 मिनट. ठीक है. रूटीन टेस्ट ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पढ़ चुके अपन. ये परमिसिबल लिमिट याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है. ये परमिसिबल लिमिट सारे स्टूडेंट्स याद रखेंगे जितने भी है. 1 मिनट वेट करिएगा.
यहाँ पर स्टैंडर्ड्स फॉर लिक्विड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट के स्टैंडर्ड्स की बात की जा रही है, स्टैंडर्ड की बात की जा रही है यहाँ पर। लिक्विड वेस्ट के स्टैंडर्ड्स की यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है आपको। Standards for liquid waste. The effluent generated treated from the premises of occupier operator of CBWTF. The waste medical treatment. क्योंकि थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा लिख दिया ना पीडीएफ पे, ये दिक्कत करता है। अभी केवल लास्ट ही टेबल है, फिर आपका हो चुका है ये। इसमें जो लिक्विड वेस्ट है उसके पैरामीटर्स दे रखे हैं आपको कि लिक्विड वेस्ट के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है पैरामीटर्स, विजिबल है सभी को, एक बार चेक कर लेना आपके। वेट करिए। ये देखिए, ये पैरामीटर्स देख लीजिए थोड़े से, बार बार दिक्कत कर रहा है। 1 मिनट वेट करिएगा। वो क्या अपन बहुत ज़्यादा लिख देते ना पीडीएफ पे, तो थोड़ा सा हैंग होने लग जाता है, बस और कुछ नहीं है। ये लो, अब परफेक्ट हो गया होगा, एक बार चेक कर लीजिए। ये डन। देखिएगा यहाँ पर, अब क्लियर है। कनेक्ट हो जाओ सभी स्टूडेंट्स एक बार दोबारा से। एक लास्ट है स्टैंडर्ड्स फॉर लिक्विड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट के स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, लिक्विड वेस्ट के स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है आपका इसके अंदर, द एफ्लुएंट जनरेटेड और ट्रीटेड फ्रॉम द premises of occupier or operator of CBWTF and disposal facility before discharging into the sewer
शुड कंफर्म द फॉलोइंग लिपिड, कि जो भी एफ्लुएंट निकल रहा है ट्रीटमेंट से उसको डिस्चार्ज सीवर में डिस्चार्ज करने से पहले आपको ये कंफर्म करना होगा क्या कि पीएच कितना होगा 6.5 to 9, सस्पेंडेड सॉलिड्स 100 मिलीग्राम पर लीटर, ऑयल एंड ग्रीस 10 मिलीग्राम पर लीटर परमिसिबल लिमिट है, बीओडी इज 30, सीओडी इज 250। ये क्वेश्चन पूछा था, सीओडी शायद बीओडी या सीओडी में से। बायो एसिड टेस्ट 99% सर्वाइवल ऑफ फिश आफ्टर दी 96 आवर्स इन 100% एफ्लुएंट, 100% एफ्लुएंट। क्लियर है? आगे से भी स्टूडेंट्स वापिस कनेक्ट हो गए? देख लो एक बार, लास्ट ही आपका स्लाइड और ये पेज। ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं लिक्विड वेस्ट के, जो भी एफ्लुएंट जनरेट हो रहा है CBWTF से, तो सीवर में डिस्चार्ज करने से पहले पीएच चेक करना है, 6.5 से 9 होना चाहिए, सस्पेंडेड सॉलिड्स 100 मिलीग्राम पर लीटर, ऑयल एंड ग्रीस 10 मिलीग्राम पर लीटर, बीओडी 30 मिलीग्राम पर लीटर और सीओडी 250 मिलीग्राम पर लीटर। बायो एसिड टेस्ट मतलब 95% फिशेज जो है सर्वाइव करनी चाहिए, 90% फिशेज सर्वाइव करनी 96 आवर्स के कॉन्टैक्ट पीरियड पे। जैसे आपने एफ्लुएंट को डंप किया उसके 96 आवर के बाद आपको चेक करना है कि 90% फिशेज जो है वो सर्वाइव करनी चाहिए। ये होता क्या, जैसे ही आप वेस्ट डालते हो उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, ऑर्गेनिक कंटेंट क्या करता है, डिजोल्व ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देता है, इससे फिशेज का सर्वाइवल क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। स्लज फ्रॉम द एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट शैल गिवन टू द CBWTF ट्रीटमेंट फैसिलिटी फॉर इंसिनेटर और टू हैजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट डिस्पोजल फैसिलिटी। जो भी स्लज निकलती है वो इंसिनेटर को भेजेंगे या फिर हैजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट की तरह उसको ट्रीट कर दिया जाएगा। ठीक है, हैजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट जो है ना उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट कर दिया जाएगा। ये सारी होगी। अब ये तो अथॉरिटीज वगैरह हैं, इनका तो कोई क्वेश्चन नहीं आता है, अभी तक पूछा नहीं गया है। अब केवल एक साइन कन्वेंशन है, एक साइन है जो आपको देखना है यहाँ पर, बाकी तो कंप्लीट अपना हो चुका। राइट, एक ये साइन देख लो आप, साइकोटॉक्सिक और हैजार्डस वेस्ट के साइन होते हैं ये। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है शेड्यूल 4 के अंदर, शेड्यूल 4 के अंदर ये देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, शेड्यूल 4 के अंदर आपको गिवन है द लेबल फॉर द बायोमेडिकल वेस्ट कंटेनर्स और बैग्स का लेबल है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि बायो हैजार्ड का साइन होगा कुछ इस तरह का, ये सर्कल सर्कल होंगे आपके, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे, एक सेंटर में होगा 3 इधर होंगे, ये बायो हैजार्ड का है। और साइकोटॉक्सिक हैजार्ड का सिंबल होगा ट्राइंगल के अंदर, ये C होगा, है ना, ये याद रखिएगा। बायो हैजार्ड का सिंबल कौन सा है, ये लेबल या सिंबल याद रखिएगा कि कौन सा है, 3 सर्किल्स और एक कॉन्सेंट्रिक बीच में सर्किल है, और साइकोटॉक्सिक में ट्राइंगल के अंदर सर्किल है, ये C है, ये है लास्ट। क्लियर हुआ सभी को? तो ये था अपना आज का सेशन। इस सेशन में हमने जो है वो पढ़ चुके आपका कौन सा ये कोड था आपका, बायोमेडिकल, है ना, मैनेजमेंट बायोमेडिकल रूल जो है वो पढ़ चुके आपका 2016 वाला। इससे पहले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल पढ़ चुके 2016 वाला, और कल जो पढ़ने वाले हैं वो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 पढ़ने वाले हैं। सभी स्टूडेंट्स डाउनलोड करके रखिएगा, प्रिंट निकाल के रखिएगा, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2022। ठीक है, तो इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, नंबर आप सभी के पास है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लग रहा हो कोड रूल वूल निकालने में तो आप मैसेज कर दीजिएगा, है ना। तो मैं बता दूंगा कैसे रूल को निकालना है, और प्रिंट निकाल कर रखिएगा। व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा अगर आपको नहीं मिले तो। क्या पढ़ने वाले हैं बताता हूँ, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022, है ना, ये पढ़ने वाले हैं, ये निकाल लेना आप प्रिंट इसका। राइट, चलिए तो इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे आप सभी लोगों से कल एक नेक्स्ट सेशन में, मिलिए, तब के लिए टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू एंड बाय बाय।